थोड़ा सा बीच में रोकता हूँ सर, थोड़ा सा अपने लिए 1 घंटा निकालो सर। 1 घंटा या आधा घंटा कुछ ना करो, वो आधा घंटा 1 घंटा जागते हुए आपके पोर्टफोलियो में क्या जमा है, यानी कि आपने क्या इकट्ठा किया है, वो सबसे बड़ा वैल्यूबल चीज़ बताकर आपको वो टारगेट बताए तो समझ लो वहीं पर दाल में काला है। दूसरा आपको समझना है कि जब आप ये पूछते हैं कि यहाँ पर ख़रीद लूँ वहाँ पर बेच दूँ, तो समझ लो हमारी पूरी दाल खा जा सकते हैं, है ना। वरना ये क्यों नहीं भाग रहा है, वो भाग गया, ये गिर गया, वो उठ गया। भैया ये मैंने आपको कई बार कहा है, आपको काम समझ में आना चाहिए। ये उतार चढ़ाव तो भैया होते रहेंगे। तो स्टील सेक्टर पे वीडियो है पूर्णतया। आज मैंने आपको एक स्टील सेक्टर की नई तरीके से वीडियो बनाई है, और अगर ये वाला तरीका यानी कि जो हो रहा है इसको आप समझते हैं तो फिर आपको टाटा स्टील हो गया, JSW स्टील हो गया। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे RVNL सर गिरता जा रहा है, क्या इसके अंदर कुछ अलग सुनहरे अवसर या कुछ अलग रणनीति बनेगी, इसके बारे में भी बात करेंगे। और बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में, क्योंकि उसका रिजल्ट भी आ गया पर शेयर ने वो प्रतिक्रिया नहीं दी। लगता है ये यस बैंक का दूसरा भाई है जो अपने रिजल्ट आने पर भी कोई प्रतिक्रिया हमारे सामने नहीं रखता, बल्कि काफ़ी दिनों से एक ही प्राइस में ये ऊपर नीचे हो रहा है। तो उसके बारे में भी कोई संकेतों की तलाश करेंगे। और आज की जो स्टील सेक्टर पे वीडियो है पूर्णतया, आज मैंने आपको एक स्टील सेक्टर की नई तरीके से वीडियो बनाई है, और अगर ये वाला तरीका यानी कि जो हो रहा है इसको आप समझते हैं तो फिर आपको टाटा स्टील हो गया, JSW स्टील हो गया, सेल हो गया, अन्य कोई स्टील की कंपनियां होंगी, क्या उनके कारोबार से फ़र्क पड़ने वाली चीज़ों वाली ये आज की वीडियो होगी। क्योंकि मैं आपको फिर बता दूं कि अगर आपकी दृष्टि सेक्टर वाइज चीज़ों को देखने में लग जाए और उसके अंदर जो न्यूज़ निकल कर आती है उस गतिविधियों को अगर आपने समझ लिया, भैया हम वाकई एक अच्छी मुकाम पर जा सकते हैं, है ना। वरना ये क्यों नहीं भाग रहा है, वो भाग गया, ये गिर गया, वो उठ गया। भैया ये मैंने आपको कई बार कहा है, आपको काम समझ में आना चाहिए। ये उतार चढ़ाव तो भैया होते रहेंगे। तो आज समझेंगे कि इतनी दिनों से जो स्टील सेक्टर है निराशाजनक हमें दिखा रहा था, क्यों, किस वजूद से दिखा रहा था, और आगे ये हमें किस तरीके से अच्छा दिख सकता है। तो आज ये अच्छी चीज़ों को समझने के लिए हम सब आपस में एक बातचीत करेंगे ना। हमारी तो एनालाइज है, फिर हम उसे बातचीत में पलट देते हैं, फिर बातों बातों में उन चीज़ों को समझाते हैं जो चीज़ें हमें अच्छा करके जाती है। कल आपके लिए मैंने अडानी ग्रीन पर जो उनकी खावड़ा की रणनीतियां हैं 30 गीगावाट की, और दूसरा उनके रिजल्ट की रणनीतियां हैं डबल वाली, उसके अंदर जो मैंने आपको बताया था कि रणनीतियां हमें तब समझ में आती है जब वो चीज़ें हो जाती हैं। कल शेयर 130 रुपये करीब इतने भागा, शायद इतना भागा, और तब सबकी नज़र उसके अंदर पड़ी है। और मैंने क्या कहा था कि जब 100 रुपये शेयर भाग जाए उसे वहाँ पर लेना इस बात का सबूत है कि हमने जिस प्राइस का लेना था उसे छोड़कर अब हम उस प्राइस को फिर से 100 रुपये ऊपर ले रहे हैं। यानी कि जब भी कोई शेयर धमाके के साथ 100, 150, 200 रुपये तक जाए, भैया वहाँ कदमों को वो टॉप बनाना ना, फिर अपने कदमों को हमें खींचना पड़ता है। तो कल की वीडियो आपको समझ में आई होगी अडानी ग्रीन को। देखो अडानी ग्रीन की चीज़ें लंबे समय के लिए आपको समझनी पड़ेगी। कल मैंने आपको लिख दिया था ना कि अडानी ग्रुप के अंदर बड़ी चीज़ें होने वाली हैं, बड़ी अलग अलग तरीक़ों से ये रणनीतियाँ बना रही हैं, जैसे अब इनके रिजल्ट भी आ रहे हैं, वो भी चीज़ें होती जा रही हैं। तो वो सारी रणनीतियाँ कल मैंने आपको बताई है। एक बार अडानी ग्रीन की वीडियो देख लेना, और वहाँ पर आपको समझाया था जब भी शेयर ऊपर की तरफ जाए तब हमारी नज़र जाती है, पर उससे पहले जानी चाहिए जब वो नीचे की तरफ होता है। तो ये तो एक मार्केट का नियम है, इसे आपको समझकर चलना पड़ेगा। दूसरा, कल HFCL की रिज़ल्ट और उसकी रणनीतियाँ, क्या उसकी विशेषताएं, उसके काम आपको समझाए हैं। कृपया आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, वहाँ से HFCL आपको कैसा दिख रहा है ये तो आप ही बताओगे। कल मैंने आपके लिए वो वीडियो बना दी थी, है ना। तो ये तो कल की बात होगी सर। अब आज की बात हम करेंगे
सबसे पहले कल की ही वीडियो की थोड़ी सी चीज़ें बता दूं। कल मैंने लिखा था कि बाज़ार में गिरावट, पर मैंने वीडियो के अंदर आपको बताया था वो गिरावट की तलाश अभी नहीं है। जो मार्केट के अंदर कल उजाले हुए हैं, कल ही मैंने आपको वीडियो बनाई थी कि जो बजट में गिरावट हुई है उसके चीज़ें हमें टैक्स के अनुसार समझ में आई है, पर वो चीज़ें सिर्फ टैक्स के अनुसार थी। असली गिरावट का इंतज़ार हमें आगे करना पड़ेगा, और ये वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आगे जाकर, है ना। तो अभी तो बाज़ार की स्थितियाँ पॉजिटिव संकेतों के साथ है, ये कल मैंने आपको बताया था, और वैसे ही बाज़ार ने रिएक्ट कर दिया। देखो सर, जब आप अपनी एनालाइज, किसी की एनालाइज को समझते हैं तब आप आगे बढ़ते हैं। जब आप किसी से किसी शेयर के बारे में पूछते हैं और वो उस शेयर के बारे में ना बताकर आपको वो टारगेट बताए, तो समझ लो वहीं पर दाल में काला है। दूसरा आपको समझना है कि जब आप ये पूछते हैं कि यहाँ पर ख़रीद लूँ, वहाँ पर बेच दूँ, तो समझ लो हमारी पूरी दाल काली है। क्योंकि इन चीज़ों से बाज़ार कभी भी रिएक्ट नहीं करता है। इन चीज़ों से हमेशा हमें फंसने वाली दिशा दिखती है। बल्कि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सोच पर चलती है। हर एक व्यक्ति की सोच पर बाज़ार चलता है। अगर आप उस पहलुओं को देश विदेशों में, इंडिया में, यहीं पर भी कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, उसको अगर आप पहचानते हो, फिर उसकी एनालाइज करते हो, फिर उसके द्वारा अपनी सोच बनाते हो, उस दौरान आपको व्यू मिल जाते हैं। पर कोई आपको बता दे भैया कल गिर जाएगा, कल परसों, ये चीज़ों में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना। तो अपनी सोच को डेवलप करो। और अगर आप वीडियो को समझें तो बहुत कुछ है इसके अंदर, पर कुछ चीज़ें हमें समझ में नहीं आती, है ना। तो वो चीज़ें भी हमें समझकर चलनी पड़ेगी। तो बाज़ार की गिरावट का हमें आगे वेट करना पड़ेगा। ये वो प्राइस बनते जा रहे हैं जहाँ से ये बाद में गिरने की दिशा में आते हैं। जब बाज़ार भागता है ना, तो हम पहले पुराने दुख भूल जाते हैं गिरावट वाले, तो उन्हें हमेशा याद रखना है। और हो सके तो एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाइए जहाँ पर कुछ शेयरों को 5, 10, 20, 50 जो जिसकी क्षमता के अनुसार है, तो उस अनुसार रखने की प्रैक्टिस कीजिए, और वही चीज़ आपको डेवलप कर देगी, और वहीं से आपको डिविडेंड भी आएगा। जिनके पास दूसरा अकाउंट है वो उसमें जर्नी स्टार्ट कीजिए, जिनके पास नहीं है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप कर सकते हैं। और जो लोग मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं वो मेरी प्रेरणा को आगे तक बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये तो हो गई सर बात। अब इन सारी चीज़ों की, गिरावट वाली चीज़ें, जो ये वाली तेज़ी वाली चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, फिर भी आपको इंतज़ार करना है गिरावट का। वहाँ पर अपने पैसों को तक बचा के रखने हैं अपने, वहाँ मौके आगे अच्छे आ सकते हैं ना। अब ये कब आएंगे, तो वेट तो हमें उसके लिए करना ही पड़ेगा। अब बात करेंगे टैक्स मैको रेल की। सर देखो सर, टैक्स मैको रेल के ऊपर सबसे पहले ध्यान आकर्षित हमारा तब गया जब इसने सरकार से वैगन के लिए अच्छा खासा ऑर्डर जीता, और देश में अच्छा वर्क ये रेल के डिब्बों के लिए और रोलिंग स्टॉक के लिए काम कर रहा है, और रोलिंग स्टॉक की कंपनी के नाम से जाना जाता है। दूसरा, हमारी पहलुओं को और ज़्यादा मजबूत करके गया नुमामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़, जो है हमारी चीज़ों को और मजबूत करके गया, जिसने कहा कि बजट में टीड़ागढ़ के साथ साथ, बीएमएल के साथ साथ टैक्स मैको रेल को भी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि अभी सरकार का ध्यान बजट में जो है रोलिंग स्टॉक के अंतर्गत आता है। तो रोलिंग स्टॉक का ये शेयर था। दूसरी तरफ आपको आज भी ये 14 रुपये तक भागते हो, अगर इसका हाई देखो सर, करीब 14 रुपये तक ऊपर तक भागा था ये आज। तो ये है आगे की दिशा, क्या आगे की दिशा चल रही है। फिर इस कंपनी ने कल बताया कि इसने 615 करोड़ रुपए में जिंदल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी का अधिग्रहण करने की चीज़ें हमें बताई, और उसमें मंजूरी हो गई है। अब 57 दिन के अंदर टैक्स मैको रेल या अन्य पार्टी जो इनके साथ है, उनके साथ बातचीत करके ये 57 दिन के अंदर ये डील को मुकम्मल कर देगा। तो यहाँ पर हमारे सामने 2 महीने करीब हैं। अब इसने जो ये टैक्स मैको रेल ने जिंदल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को अधिग्रहण किया है, तो आपको समझना है कि जिंदल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, पहले वैगन का निर्माण, उसका डिज़ाइन और उसकी इंजीनियरिंग का वर्क जो है जिंदल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर करता है। तो ये अपने साथ अपनी चीज़ों को मिलाकर चल रहा है, और भारत के पश्चिम जगह स्थान की तरफ भी
टैक्स मैको रेल अब आगे की तरफ बढ़ेगा क्योंकि ये अधिग्रहण इसको वहाँ के लिए विकसित करेगा, तो अन्य जगहों की चीज़ें भी ये पकड़ेगा। यहाँ से क्या हुआ, मजबूत हुआ है। दूसरा, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने वैगन के विस्तार को बढ़ाने के लिए ये भी एक इसके अंदर मदद लाएगा। तो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी उस हिसाब से काम कर रही है जिस हिसाब से वो रोलिंग स्टॉक की चीज़ों को और मजबूत कर सकती जो ज़रूरत है रेलवे को। तो क्या हो गया, ये इम्पोर्टेंट हो गया ये हमारे लिए ना। तो ये क्या हो गया, दूर तक के रखने वाला शेयर हो गया है ना। तो यहाँ से कोई खरीदने पर चीज़ नहीं आ रही है, यहाँ से कुछ भागने या नीचे गिरने वाली चीज़ नहीं आ रही है, यहाँ संभलने वाली चीज़ आ रही है। देखो सर, सबसे पहले आपके पोर्टफोलियो में क्या जमा है, यानी कि आपने क्या इकट्ठा किया है, वो सबसे बड़ा वैल्यूबल चीज़ है। अगर आपको समझ में आया अडानी सोल्यूशन क्या कर रहा है, अडानी ग्रीन क्या कर रहा है, और वो आपके लॉस में भी है, तो वो लॉस वैल्यूबल नहीं हो सकता आपके लिए, क्या दुर्घटनाग्रस्त यानी बेकार नहीं हो सकता। आपका रखना वैल्यूबल है कि आपने किस उद्देश्य से कंपनी के शेयरों को रखा। अब इन अच्छे अच्छे नगीनों को अगर आप पकड़ कर रखें, ये होल्ड वाली दिशा आपकी बननी चाहिए उसके काम को देखकर। अब इसी में अगर आपने पेनी स्टॉक को ले लिया तो वो आपके और पोर्टफोलियो की चीज़ों को ख़राब कर देगा। तो इसलिए सबसे पहले चीज़ों को अच्छा करना शुरू कर दो। थोड़ा सा बीच में रोकता हूँ सर, थोड़ा सा अपने लिए 1 घंटा निकालो सर। 1 घंटा या आधा घंटा कुछ ना करो, वो आधा घंटा 1 घंटा जागते हुए आपका निकलना चाहिए। जागते हुए का मतलब आप बैठे हो, सामने पेड़ हो, सामने कुछ भी हो, बिल्डिंग हो, कहीं भी बैठ जाओ, पर वहाँ आप अकेले होने चाहिए। एक तो ये आपके मन के चीज़ों को और चीज़ों को दौड़ाने के लिए वर्क करेगा जब आप अच्छी चीज़ों को सोचेंगे। दूसरा, ये माइंड को हमारे रिपेयर करता है। जब हमें शांति मिलती है तो माइंड जो है रिलैक्स होता है और वो आगे की दिशा को बनाता है। दूसरा, लॉस हो प्रॉफिट हो, दोनों चीज़ को सक्षम बनाने के लिए एकांत चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आप अपने हृदय को समझाएंगे, दूसरे को तो बाद में समझाएंगे। इसलिए या तो अकेले बैठिए, शांत बैठिए, कोई ना हो आपके पास, आपके म्यूजिक चल रहा हो, आप कुछ भक्ति चीज़ सुन रहे हो, कोई सा भी गाना सुन लो, कोई सा भी सत्संग सुन लो, पर आप उस वक्त अकेले होने चाहिए। 1 घंटे से आधा घंटा डेली अगर आप करोगे, एक तो आप अपने में स्वास्थ्य में, अपनी चीज़ों में और अच्छा निखार आ जाएगा आपके अंदर, है ना। तो ये बीच में रोका। तो टैक्स मैको रेल आज भी आपको मैंने अलग अलग विशेषताओं के साथ बताया। अब एक सवाल आ रहा है कि सर RVNL तो अब 555 रुपये करीब का हो गया है, क्या अब तो मैं यहाँ पर लॉस बुक कर लूँ? तो सर लॉस बुक कौन करता है, सबसे पहले आप मुझे बताओ। लॉस बुक तो वो करता है जिसको डर लगता है, जिसको लगता है कि कंपनी अब कुछ नहीं है, जो टॉप पर खरीद कर बैठता है। वैसे टॉप का अगर इसकी चीज़ें हम देखें तो कंपनी ने हाई जो लगा दिया था 647 रुपये का कंपनी ने हाई, और लो कंपनी ने करीब 120 रुपये से 647 रुपये तक ये शेयर 1 साल के अंदर गया। तो क्या है, ये कहीं गुना हुआ है ये, है ना। तो क्या हो रहा है, अब ये हेल्थी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, इसके अंदर करेक्शन हो रहा है हेल्थी। दूसरा, अभी शेयर 555 रुपये करीब का है। हाई से अगर इसके 555 को हम घटा दें, यानी 647 से 555 घटा दें, तो 92 रुपये करीब का शेयर अभी भी नीचे है। पर आप देखो ना सर, जब ये भाग रहा था तब भी तो वो चीज़ें थी ना, अब ये गिर रहा है तब भी आपको वो चीज़ें समझनी है। हाई में था शेयर ये, अब ये गिरावट से कंपनी के वजूद नहीं समाप्त हुए हैं। सबसे पहले चीज़ें समझो कि कंपनी बहुत बेस्ट वर्क करती है, और रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पुल हो गया, और आपका दोहरीकरण हो गया, विद्युतीकरण हो गया, नई नई पटरियों को बिछाने की चीज़ें होगी, अन्य कंपनियों के साथ पार्टनरशिप हो गई, और वंदे भारत ट्रेन के लिए वर्क हो गया। तो ये सारे काम वैल्यूबल है। पर इस बार के बजट के अनुसार रोलिंग स्टॉक की चीज़ों में ध्यान ज़्यादा लगाते हुए चीज़ें देखने को मिली है। तो ये शेयर जो आज आपको 555 का मिल रहा है, और जिस कंपनी की मार्केट कैप 1,15,000 करोड़ की है, तो वो कंपनी छोटी कंपनी नहीं है। अगर इसका मार्च 2024 की अगर इसकी हम सेल्स देखें तो 6,701 करोड़ रुपए की सेल है इसकी, 6,701 करोड़ रुपए की। दूसरा कंपनी का अगर हम प्रॉफिट देखें तो करीब 433 करोड़ रुपए का कंपनी के अंदर आया है प्रॉफिट। तो यहां से आपको समझना है कंपनी कंटिन्यू सेल्स को बढ़ा रही है,
कंटिन्यू कंपनी का प्रॉफिट आ रहा है और जितना ये शेयर भागा था वो अपनी ऑर्डर बुक के अनुसार भागा था। देखने को मिला वो आपको 2 दिन छोड़कर ऑर्डर मिल गया, 2 दिन छोड़कर पार्टनरशिप हो गई, 2 दिन छोड़कर ये आपको पहले देखने को मिला। तो तब शेयर ने क्या रिएक्ट किया था? भागने के लिए। पर जो भी इसको इतना ऑर्डर मिला है वो सारे के सारे वैल्यूएबल हैं और इसे आगे जाकर और अच्छा करके ये अपनी बैलेंस शीट को और मजबूत करेगा। तो कंपनी बेस्ट है, फंडामेंटल बेस्ट है, कंपनी का व्यू बेस्ट है और कंपनी फिलहाल हाई में है। बस वो थोड़ा सा निराशाजनक है, वो तो सर होता ही है, हर एक कंपनी के साथ ऊपर जाने का नीचे आएगी फिर भाग जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। वजूदों को समझो ना, अब ले रहे थे किसी के कहने पर, अब हाई पर कोई लेगा तो वो तो नीचे आएगा तो सोचेगा फंस गया। भैया ऐसा नहीं होता शेयर मार्केट में, फंसना वहाँ होता है जहाँ पेनी स्टॉक होते हैं। वैल्यूबल शेयरों में कभी फंसना नहीं होता, मैं आपको बता दूँ। हाँ वो होता है कि जो एक भेड़ चाल चली रहती है उसमें हम फंस जाते हैं, हाँ भाई हम भी खरीदेंगे तुम भी खरीदो। तो अगर इसे मैं शेयर को खरीदूंगा तो फिर वजूदों के साथ खरीदूंगा। अभी मेरे पास ये शेयर नहीं है, फिर भी मेरे नज़रों में शेयर अच्छा है, अभी गिर रहा है तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। ये चीज़ों को आपको समझना। देखो सर, टाटा स्टील में क्या करें, JSW स्टील में क्या करें, सेल में क्या करें, अन्य और स्टील की कंपनियों में क्या करें, ये तो गिरते ही जा रहे थे। बस आज इसके अंदर तेज़ी के संकेत देखने को मिले हैं। सबसे पहले थोड़ा सा एक चीज़ों को समझेंगे कि राम और शाम और अन्य लोगों ने भारत में अच्छा खासा अपना व्यापार लोहे में कर रखा है, मान लो लोहे में कर रखा है। और यहाँ जिसको भी ज़रूरत है इंडिया में और बाहर, वो भारत की इन कंपनियों से जो सबने मिलकर काम किया है लोहा उनसे लेते हैं। अब अचानक से कुछ ऐसे एजेंट आ गए जो बताने लग गए कि जो आप घरेलू कंपनी से लोहा ले रहे हैं, एक बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो प्राइस हैं लोहे के, आप देख लें वहाँ की जो कंपनियां हैं बाहर देश की, वो कम रेट में मतलब लोहा दे रहे हैं। तो यहाँ के जो कंपनियां थी वो अब क्या होगा, उनका काम कम हो जाए। क्यों? क्योंकि जो वो लोगों ने बाहर की चीज़ें बताई तो अन्य लोग जो और कंपनियां हैं जो लोहा उनको चाहिए था वो बाहर से आयात यानी इंपोर्ट करने लग जाएंगे। और जब कोई चीज़ यहाँ से पहले ली जा रही थी और ज़्यादा से ज़्यादा वो आयात होगी तो यहाँ की कंपनियों का बिजनेस कम हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये एक चिंताजनक हो गया लोहे के सेक्टर के लिए। ये मैंने आपको उदाहरण दिया है। इसी तरीके से चिंताजनक हो गया है स्टील। वित्त वर्ष 2023-24 के सर्वेक्षण करने के अनुसार ये पता लगा है कि आयात में भारत में स्टील में वृद्धि हो गई और ज़्यादा से ज़्यादा चीन से स्टील मंगाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये एक चिंता का विषय बन गया। JSW स्टील के MD और CEO ने ये बताया कि बार बार चीन से ये आयात होना, जो यहाँ की अलग अलग चीज़ें मंगाई जा रही है स्टील, तो ज़्यादा आयात स्टील हो रहा है। तो ये यहाँ की मार्केट पर एक बुरा असर भी डाल सकता है। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो आप यहाँ पर स्टील सेक्टर को समझने की कोशिश से आ रहे हैं। ये नहीं आ रहे हैं कि टाटा स्टील भागेगा। देखो सर, अगर ये स्थितियाँ सही होंगी आयात वाली तब आपको स्टील के चीज़ों में तेज़ी देखने को मिलेगी। और आज आपको स्टील के शेयरों में तेज़ी क्यों है ये भी मैं आपको आगे बता दूंगा। यहाँ तक आपको समझ आ रहा है ना कि जो यहाँ की कंपनियाँ हैं और हितकारी हैं ये परेशान हैं। भैया किस तरीके से ये जो आयात ज़्यादा हो रहा है ये कैसे सही होगा। भैया 2023 और 24 में तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आयात हो गया स्टील और वित्त वर्ष 2024 में ये देखने को मिला संयोगवश यहाँ पर शुद्ध आयातक बन गया है भारत। शुद्ध आयातक का मतलब बहुत ज़्यादा स्टील मंगाना। तो जब बाहर से ज़्यादा स्टील आएगा तो यहाँ की कंपनियों का क्या होगा, काम कम हो जाएगा। ये बहुत वैल्यूबल चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। ये क्यों हुआ है, पता लगाने के बाद ये पता लग रहा है कि जो यहाँ की कंपनियां हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां हैं, जैसे चीन की कंपनियां होगी या और अन्य देशों की कंपनियां होगी, देशों की कंपनियां होगी, वहाँ पर यहाँ के मूल्य के बराबर वहाँ के मूल्य कम है। तो यानी कि तैयार स्टील के मूल्य जो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कम है। तो यहाँ के मूल्यों से यानी कि वैल्यू यानी पैसों से वहाँ कम मिल रहा है तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से मंगाया जाएगा। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से मंगाया जाएगा तो यहाँ की स्टील की कंपनी के लिए क्या होगा, उनके अंदर प्रॉब्लम आएगी। तो ये जो निगेटिव पन चल रहा था स्टील के क्षेत्र में ये एक कारण है। अब इसके अंदर सोल्यूशन देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इस्पात मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और हमारे इस्पात मंत्री जो हैं HD कुमारस्वामी वो क्या रणनीतियाँ बना रहे हैं।
अब इसके ऊपर बात करेंगे। तो ये पिक्चर आपको समझ में आ गई ना। तो यहाँ से आपको ये समझना है ज़्यादा से ज़्यादा आयात हो रहा है और वित्त वर्ष 2024 में भारत शुद्ध आयातक बन गया स्टील में। ये बहुत टेंशन वाली चीज़ है, मैं आपको बता दूं। अब इसको कम ही करेंगे ना, सरकार किस रणनीतियों से करेगी वो आगे हम देखेंगे। साल दर साल चीन और अन्य FTA देशों में 43% की वृद्धि आयात में हुई है। अगर ये चीज़ों को यहाँ की सरकार और मंत्रालय संभाल ले कि भैया कुछ निगरानी करेंगे, ज़्यादा नहीं आयात हो सकता, तो क्या होगा, यहाँ से जो 43% की वृद्धि हुई है तो फिर यहाँ की कंपनियों से फिर वो माल बिकेगा जब वहाँ से आयात नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी पिक्चर है भैया। स्टील सेक्टर को नज़रों में रखो। देखो सर, बढ़ना घटना वाली चीज़ों को मत समझो, वो चीज़ों समझो जो चीज़ें हो रही हैं, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे में ये आते हैं, कल गुरुवार था यानी कि बृहस्पतिवार था और बृहस्पतिवार के दिन इस्पात मंत्रालय ने चिंताजनक चीज़ों के अनुसार जो हुई है कि आयात ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, इसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए यानी कि बंद करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो आयात हो रहा है उस पर अंकुश यानी पाबंदी लगाने के लिए वित्त मंत्रालय से बातचीत कर रहा है। और ये एक नीतिगत उपाय होने की दिशा के लिए, नीतिगत उपाय मतलब कि जो भी अगर इस तरीके से अंकुश लगेगा वो नीतिगत तरीके से होगा, यानी सरकार की नीतियों के साथ होगा। तो जब सरकार की नीतियों के साथ होगा तो आयात ये नहीं कि एकदम बंद हो जाएगा, पर यहाँ की कंपनी की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि अब इसके ऊपर एक निगरानी की जाएगी कि जो भी शिपमेंट आयात होता है उसको ट्रैक करने के लिए कुछ इस तरीके की चीज़ें वित्त मंत्रालय या इस्पात मंत्रालय की मिलीजुली चीज़ों के साथ हो रहा है। और एक चीज़ और इस तरह की निगरानी करने के लिए SIMS 2.0 प्रणाली लॉन्च कर दी गई है। ये प्रणाली इस तरीके की जो आयात चीज़ें होती हैं उसके ऊपर निगरानी रखेगा और वहाँ पर देखा जाएगा भैया ये जो आयात ज़्यादा हो रहा है इस पर किस तरीके से चीज़ें होंगी। तो ये भैया इस पर बातचीत चल रही है। आप मुझे एक छोटी सी बात की, 100 में से 70 बाहर से आते हैं, कुछ चीज़ 100 में से 70 बाहर से आते हैं और 30 जो यहाँ पर है वो इन सारी कंपनियों के लिए है, तो वो पर्याप्त नहीं है। मज़ा तब आएगा कि 30 बाहर से आए 70 यहाँ से आए। मैं चीज़ें समझा रहा हूँ, आप बातों को पकड़ा करो। तो जब सरकार, वित्त मंत्रालय, इस्पात मंत्री, इस्पात मंत्रालय एक विचार रख दिया उसने। और ये मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो ये निगरानी करने या अंकुश लगाने वाली चीज़ें हैं, यहाँ की जो कंपनियां हैं और अन्य हितकारी लोग हैं, ये पहले भी सरकार से इस बारे में बातचीत कर चुके हैं। तो भैया ये प्रणाली अगर लॉन्च हो रही है और अगर सरकार इसके अंदर, वित्त मंत्रालय इसके अंदर कुछ चीज़ें करेगा तो भैया स्टील सेक्टर में बेनिफिट होंगे। तो आज ये वो तेज़ी थी। अब ये तेज़ी कल परसों में होए ये हमें नहीं पता, लेकिन ये न्यूज़ अगर जिस दिन कंफर्म होगी भैया आप अंकुश लगेगा, ये कोई नहीं बताएगा आपको ऐसी न्यूज़। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब भी मैं किसी शेयर के ऊपर एनालाइज करता हूँ तो मैं उसकी बारीकियाँ जानता हूँ, तब मैं आपको उसके बारे में उसकी चीज़ें बता रहा हूँ। तो आज ये आपको कैसा लग गया ये एक बार मुझे बता दें। और इस्पात मंत्री SD कुमारस्वामी कह रहे हैं भैया इस प्रणाली से ना शुल्क विभाग को अच्छा खासा इसके ऊपर काम करने का एक अच्छा खासा निर्णय उनको मिल सकता है, इससे उन्हें फ़ायदा हो सकता है। तो अब ये देखना है कि ये कब ऐसा होता है कि इसके अंदर आयात जो स्टील होता था उसमें अंकुश लग सके। ये समझ में आ गया ना स्टील के बारे में। तो अब बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। आपको पता है सर, टेक्सटाइल, यार्न, पेपर, केमिकल और पूर्णतया अच्छा वर्क करती हुई कंपनी राजेंद्र गुप्ता जी का मार्गदर्शन है ना। तो एक अच्छी खासी कंपनी जो अच्छा खासा बेडशीट, टॉवल, अन्य चीज़ों में वर्क करती हैं और इसके पेपर आपको अधिकतर देखने को मिल जाते होंगे ट्राइडेंट के। तो कंपनी का जो भी काम है विस्तार के लिए बेस्ट है। देश में अभी टेक्सटाइल की जो चीज़ें हैं वो तब ज़्यादा बेस्ट हो जाएगी जब यहाँ से ज़्यादा निर्यात की स्थितियाँ सही होएगी। और बीते सालों से आपको देखने को मिल रहा है, चाहे युद्ध की स्थितियाँ हो, मंदी की स्थितियाँ हो, तो ऐसी कंपनियों को बेनिफिट नहीं हो रहा है। चाहे वो आलोक इंडस्ट्री हो गई, चाहे आपकी ट्राइडेंट और अन्य कंपनियां होंगी। जब जैसे ही वैश्विक स्तर की चीज़ें सही हो जाएंगी, कंपनियों की और डिमांड बढ़ती जाएंगी। वैसे फिर भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप कंपनी की चीज़ों को समझें तो कोई छोटी मोटी कंपनी सेल्स नहीं कर रही है।
जून 2023 में कंपनी ने करीब 1494 करोड़ रुपए का सेल्स कर दी और करीब 91 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। जून 2024 में कंपनी ने अपनी सेल्स को 1400 करोड़ से बढ़ाकर 1743 करोड़ की कर दी है। भैया 1743 करोड़ की सेल्स, वो भी टेक्सटाइल और इन सारी चीज़ों के लिए। ये छोटी सेल्स नहीं है। बस समस्या ये क्या है कि शेयर नहीं बढ़ रहा है भैया, और इसका फंडामेंटल तो मजबूत है सब चीज़, पर नज़रों में सबकी है ये कंपनी, ये भी आपको समझना है। फिर भी कंपनी ने 74 करोड़ का प्रॉफिट इस बार करके दिखा दिया। मेन कंपनी की सेल्स बढ़ रही है और साल दर साल बढ़ रही है, और जो इसकी विशेषता है इसे टेक्सटाइल में और अच्छा बनाकर ही जा सकती है, मैं आपको बता दूँ, है ना। तो कंपनी का अगर हम फंडामेंटल और इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न सारी चीज़ इसकी बेस्ट मुझे लग रही है। देखो सर, जिस कंपनी का फंडामेंटल मजबूत हो, 1743 करोड़ की सेल्स हो, वो तो सेल्स कुछ काम करके ही हो रही होगी, ऊपर से प्रॉफिट भी है। ऊपर से अगर इसके राजेंद्र गुप्ता जी की हम बात करें तो उनकी दिशा भारत में अपने व्यापार को ज़्यादा बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना है उनका, और जो उनका ऐड करती है पूर करती है। तो ये एक बहुत बढ़िया कंपनी है ट्राइडेंट, पर इसका शेयर प्राइस नहीं बढ़ रहा, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, है ना। तो उस हिसाब से तो आपको इसके अंदर वेट बनता है। देखो सर, जितने भी फंडामेंट है, जितनी भी चीज़ें हैं, सब पॉजिटिव है, निगेटिव कुछ नहीं है। निगेटिव तो वो है कि शेयर नहीं बढ़ रहा है, और जब इस तरीके से हमें फंडामेंटल मजबूत आ जाए तो वहाँ पर हमारे पे होल्ड की रखने की शक्ति आ जाती है। तो शक्तियाँ आपको अपना भी उज्ज्वलता की ओर जानी पड़ेगी। अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस कंपनी के अंदर मैं आपको बोल दूँ कि ये 100 पे जाएगा या 20 पे जाएगा, ऐसे कुछ भी तलाश नहीं की जा सकती। अब आप जो आपको जो बता रहा है कि भैया 50 में जाएगा, 100 में जाएगा या फिर 20 में आएगा, ये तो उनको ही पता होगा भैया क्यों बताते हैं, लेकिन हमें तो यहाँ पर कंपनी लग रही है सही। तो हम तो इसके अंदर अपनी 2 होल्डिंग लेकर बैठे हैं। कुछ चीज़ों को हम छोड़ भी देते हैं दूर के लिए, है ना। तो चीज़ों में कि अगर हमें काम समझ में आ गए तो उस हिसाब से कंपनी हमें बेस्ट लग रही है। टैक्समेको रेल की विशेषताएँ भी मैंने आपको बता दी हैं। ये दूर तक के जाने वाली कंपनियों के साथ इसकी मार्गदर्शन है, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। आरवीएनएल गिर रहा है इसलिए ख़राब कभी नहीं हो सकता, ये आपको समझना। हाई पर था भैया, थोड़ा बहुत तो करेक्शन होगा। काम बेस्ट है, ऑर्डर बुक भी अच्छी खासी है और निरंतर सेल बढ़ रही है। अब इसका क्वार्टर 1 आपको देखना पड़ेगा। स्टील की कंपनियों के अंदर दिमाग लगाने से अच्छी बात यह है कि पहले स्टील की बारीकियाँ हमें समझ में आए कि भैया आयात वाली चीज़ें क्या होती हैं, और आज मैंने आपको आयात वाली चीज़ें बहुत विशेष तौर पर बताई है। इस चीज़ और इस न्यूज़ और आने वाली न्यूज़ पर भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। वो ही इसके अंदर यानी स्टील सेक्टर पर अच्छी चीज़ें करके जाएंगी। दोबारा से समझो कि अगर आयात कम होगा तो यहाँ की कंपनियों को फ़ायदा होगा, और अगर आयात ज़्यादा होगा तो यहाँ की कंपनियों को नुकसान होगा। तभी तो इस्पात मंत्रालय इस पर चिंतित है। चीज़ों को आज समझना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। गिरावट तो कभी भी हो सकती है, लेकिन गिरावट से पहले अपने पैसे को बचा कर रखना वो बुद्धिमत्ता होती है। तो वो बुद्धि को हमें लगाना पड़ेगा। इस चैनल पर किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है, ये भी सबको समझना होगा। और कहाँ खरीदे कहाँ बेचें, इससे पूछने से अच्छा है ये पूछे कि कंपनी काम क्या करती है। तो कोई भी मेरी चीज़ों से ये ना समझे मैं आपको खरीदने बेचने के लिए कह रहा हूँ। मैंने तो आपको स्टील की चीज़ों के ऊपर बता दिया, आरवीएनएल के ऊपर बता दिया, अन्य शेयरों के ऊपर बता दिया। तो सर, चींटे को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।